तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? होपफुली बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन एकदम धुआंधार चल रही होंगी आपकी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक्शन एंड रिएक्शन। यस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा मोमेंटम क्या होता है और उस मोमेंटम से रिलेटेड हमने ड्राइव आउट किया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा F इज इक्वल टू m इंटू में a। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको मैं बताना चाहता हूं, और अगर आपने फील किया है तो आप कमेंट करके मुझे अपनी वो स्टोरीज जरूर बताइएगा। कभी आपने टग ऑफ वॉर तो खेला ही होगा। इसके अलावा अगर आप फुटबॉल के प्लेयर हैं या हॉकी के प्लेयर हैं तो एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड हुए होंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट का मतलब दूसरे अगेंस्ट वाले प्लेयर से। तो आप याद करो कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से या आप फुटबॉल या हॉकी मैच में किसी भी प्लेयर से आप इंटेंगल होते हो, कोलाइड होते हो, तो जितनी चोट आपको आती है उतनी ही चोट सामने वाले को आती है। इसका मतलब दोनों को हर्ट होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा न्यूटन सर ने बताया था कि अगर कोई भी आप फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स आप पर लगाएगा। यस, एंड दिस इज कॉल्ड एक्शन का रिएक्शन। अगर आसान भाषा में कहूं तो मैं कह सकता हूं कर भला तो हो भला, है ना? तो देखो अब बेसिकली स्टेटमेंट क्या है। ये तो था डेली लाइफ एग्जांपल जो हम लोग देख रहे थे। स्टेटमेंट है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स का मास है m, ठीक है, और इस बॉक्स में आपने फोर्स लगाया F न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स भी आप पर F न्यूटन का फोर्स लगाएगा, और जब आपका फोर्स इस F2 न्यूटन से ग्रेटर होगा, व्हेन F1 इज ग्रेटर देन F2, देन जाकर के ये जो ऑब्जेक्ट M है ये किस में आएगा? मोशन में आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कितना फोर्स लगाएं तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आए, और वो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है, मतलब मोशन में आने के जस्ट बिफोर रेस्ट में रहता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो क्यों नहीं मूव कर रहा होता? इसका रीजन है एक्शन एंड रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? होपफुली स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने ये एक वॉल है और वॉल में पंच किया, जेंटली पंच किया तो आपको नहीं लगेगा। अब गुस्से के साथ पंच करो तो क्या होगा? जो वॉल होगी ना वो भी आपको हिट करेगी। जैसे ये मान लो ये वॉल है, सपोज दैट ये पाम मेरी वॉल है। अब मैं प्यार से जेंटली हिट करूंगा तो मुझे चोट नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं तेजी से हिट करूंगा वॉल में तो मुझे चोट आएगी। क्यों? जितना मैंने एक्शन किया उतना ही इस वॉल ने रिएक्ट किया, जबकि मैंने अगर अपना एक्शन बढ़ाया तो वॉल का रिएक्शन भी बढ़ गया और मुझे क्या हुआ? हिट करने पे चोट आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वॉल का जो रिएक्शन फोर्स है या उससे ज्यादा हम लगा नहीं सकते फोर्स, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए एक फोर्स किसी एक बॉडी पर लग रहा है तो दूसरा फोर्स भी सेम दूसरी बॉडी पर लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे हैं कुछ एडुकेटर्स जो ये बताते हैं कि इक्वल तो है। अगर ये इक्वल है तो कभी माइंड में ये मत सोचिएगा कि ये दोनों सेम है, इक्वल है तो इनको कट हो जाना चाहिए, है ना, कट करके 1:1 आ जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इनका जो डायरेक्शन है, पहली चीज वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है डायरेक्शन? अपोजिट। तो ये कभी एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए अगर पहला वाला फोर्स जो दूसरे पे अप्लाई हो रहा है उसको हम ये लेट कर लें कि वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेकेंड वाला फोर्स पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लगेगा, रिएक्शन फोर्स, वो अगेंस्ट द डायरेक्शन होगा। तो इनमें से एक फोर्स को लिखा जाता है माइनस, क्या लिखा जाता है? -F21। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं? मान लो ये वॉल थी, ये मैंने पंच किया तो एक्शन कौन कर रहा है? मेरा हाथ इस वाले वॉल में एक्शन कर रहा है, और रिएक्ट कौन कर रहा है? रिएक्ट कर रही है ये वॉल इस हाथ पे वापस रिएक्ट कर रही है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स। क्लियर ना? थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो टाइम है
जो टाइम होगा कोलिजन का, ये जो टाइम है ये होता है कोलिजन, भिड़ना, टकराना, तो टाइम होगा जो कोलिजन का वो एक्शन फोर्स का और रिएक्शन फोर्स का दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही, मतलब T1 ऑलवेज इक्वल टू T2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या दिया, हमें क्या सीख मिली। तो इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, एक्शन रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि नेचर में कोई भी फोर्स फ्री नहीं होता, हमेशा वो कपल के साथ चलता है। तो कपल का मतलब वो वाला कपल नहीं कि बेटा मन में लड्डू फूटा वाला, कपल का मतलब हमेशा जोड़े में वर्क काम करता है, ठीक है ना, डू इट जैसे गाते हैं ना लोग, वैसे ही। इसका मतलब नेचुरल लाइफ में, जो नेचुरल लाइफ है उसमें सिंगल फोर्स की कोई प्रेजेंस नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन ये हमें प्रूव करके बताता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका मोटर बोट से उतरना, वॉकिंग ऑफ पर्सन, पर्सन का चलना, स्विमिंग करना, है ना, इस रिक्वायल ऑफ गन, गन का रिक्वायल होना, ये सारे किसके हैं, एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। जैसे बलून है, कोई बलून को आप स्वेल अप करो, उसको छोड़ दो तो बलून क्या करता है, ऊपर की तरफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग भागता है ना, तो ये क्या है, एयर का एक्शन, जो बलून है वो एक्शन कर रहा है, तो एयर ना प्रेशर लगा रही है और रिएक्ट कर रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यही एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल है रॉकेट के ऊपर जाने का, है ना। चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगले जो क्लास होगी, अगला जो हमारे पास शॉर्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसी क्लास में डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग इसको फिनिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम संडे को ग्रेविटी एकदम फ्रेश चैप्टर फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और होपफुली समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।